जय नरवान, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 को लेकर हम सब रिपोर्ट में यही सुनते आए हैं कि भारतीय वायुसेना इन्हें 2030 से 32 तक रिप्लेस करना शुरू कर देगी तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट से, और उससे ज़्यादा लंबे अवधि तक ये हमें भारतीय वायुसेना के सर्विस में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब सीन पूरी तरीके से चेंज हो रहा है और अब एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है जो ये इंगित कर रहा है कि मिराज 2000 का सफर भारतीय वायुसेना से इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ये प्लान है मिराज 2000 को एक और एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारना। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स जो कि तकरीबन 45 मिराज 2000 फाइटर जेट्स की फ्लीट को ऑपरेट करती है, ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए सदैव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हें 1980 के दशक में खरीदा गया था और ये एक वर्सटाइल फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जो कि तकरीबन अभी अगले 15 वर्ष तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में रहेंगे। यानी 2040 तक ही इनका जो रिटायरमेंट है अब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर हम 15 वर्ष की एडिशनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यापक परिवर्तन भी हमें इन एयरक्राफ्ट में होते नजर आएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। मौजूदा जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनके हथियारों को एक अपग्रेड मिलेगा। अगर हम मौजूदा समय में मिराज 2000 के प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आर्सेनल की बात करें तो ये पूरी तरीके से MBDA की मीका पर डिपेंडेंट है। यह कि एक अच्छी मिसाइल तो है मीका, लेकिन क्योंकि अब बीते समय के साथ ये आउटडेटेड हो रही है और ये अपने मॉडर्न एडवर्सरीज की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है, तो भारत ये चाहता है कि क्यों ना इसके जगह भारत ज़्यादा एडवांस मिसाइल को एक्वायर करे जो कि चाइना के PL-15 और पाकिस्तान के AIM-120C एमरम को टक्कर दे सके। और ऐसे में भारतीय वायुसेना एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल के साथ सामने आई है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अब मिराज 2000 में इंटीग्रेट करना चाहती है। अस्त्र मार्क 1 जो कि एक स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है, अब इसको मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने का प्लान चल रहा है। यूँ तो भारत ने शुरुआती प्लान जो किया था वो राफेल को लेकर किया था, लेकिन अब क्योंकि मिराज की लाइफ बढ़ाई जा रही है तो जाहिर सी बात है मॉडर्न कॉम्बैट को ध्यान में रखते हुए ये काम भी किया जाना है। अब मिराज 2000 की बात करें तो भारतीय वायुसेना इनकी चुनिंदा स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से पहले है स्क्वाड्रन नंबर 1 जिसको आप टाइगर्स के नाम से जानते हैं, फिर आती है स्क्वाड्रन नंबर 7 जिसको हम बैटल एक्सेस के नाम से जानते हैं, और फिर आती है स्क्वाड्रन नंबर 9 जिसको वोल्फ पैक के नाम से जाना जाता है। और ये सभी स्क्वाड्रन ग्वालियर से ऑपरेट होती है। अब मिराज 2000 की कैपेबिलिटी की बात करें तो इनको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर 1900 अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जो कि भारत ने करी थी हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर, उन सब में इस एयरक्राफ्ट ने काफ़ी भूमिका निभाई है। और इसी के मद्देनज़र भारत ने पहले ही इनको जो मिड लाइफ अपग्रेड है वो दे रखा है, जहां पर 2011 से 15 तक जो अपग्रेड की प्रक्रिया थी वो चली थी और इसमें भारत ने तकरीबन $2.4 बिलियन खर्च भी किए थे। इस अपग्रेड के थ्रू मिराज 2000 की फ्लीट को एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप किया गया था, जहां पर नया थेल्स का RDY-2 रेडार इक्विप किया गया था इन एयरक्राफ्ट में। इसके अलावा नया ग्लास कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो थे वो भी इंटीग्रेट किए गए थे। इसके अलावा कुछ मॉडर्न वेपन जिसमें स्पाइस 2000 बॉम्ब और क्रिस्टल मेज मिसाइल्स जो हैं ये भी इंटीग्रेट करी गई थी। अपग्रेडेड मिराज 2000 जो है ये 6.3 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम है और ये एनिमी के टारगेट्स को मीका मिसाइल के थ्रू काफ़ी लंबी दूरी तक मार सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मीका अब मॉडर्न वॉरफेयर में कंपैटिबल है? क्या ये भारत को एक क्लियर एज दे सकती है जो अभी तक भारत ने बना के रखा था? देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए कि मीका मिसाइल को 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 2 वेरिएंट में हमें देखने को मिलती है। पहला वेरिएंट है इंफ्रारेड वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट है रडार गाइडेड मीका। अब यहाँ की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज क्रमशः 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है और इसकी टॉप स्पीड मैक 4 की है। लेकिन अभी भी मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो मिसिंग है, जो आजकल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहाँ PL-15 जो कि चाइना के J-20 और J-16 में ऑपरेट की जाती है वो बेसिकली 200 से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। उसमें हमें डबल पल्स मोटर देखने को मिलती है और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार या एरे सीकर हमें देखने को मिलता है, जिसको आप ऐसा सीकर भी कह सकते हैं।
तो वहीं पाकिस्तान जो अमेरिका की दी हुई M120C7 का यूज़ करता है, वो 100 से लेकर 120 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। लेकिन वहीं पर मिराज की ये जो मीका मिसाइल की रेंज है, वो कहीं न कहीं कम पड़ जाती है और पुराने सीकर होने की वजह से यहाँ पर इसको कुछ डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है बीवीआर कॉम्बैट में। और इसी चीज़ को आउटलाइन करते हुए भारतीय चाहता है कि अब इसमें जो अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन है, वो यथाशीघ्र किया जा सके और इसी को लेकर जो इंडियन एयरफोर्स है वो प्लान भी कर रही है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अस्त्र मार्क 1 क्यों मिराज के लिए एक उत्तम मिसाइल हो सकती है। देखिए, अस्त्र मार्क 1 की जहाँ तक बात रही तो इसने अलग-अलग टेस्ट को पास किया है और अब ये भारत की प्राइमरी बीवीआर मिसाइल होने वाली है। फिर चाहे सुखोई 30 MKI हो, तेजस मार्क 1 हो, तेजस मार्क 2 हो, इन सभी में हमें ये देखने को मिलेगी और तकरीबन 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ने इस चीज़ को साबित भी किया है। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है वो 90 से लेकर 110 किलोमीटर की है और इसकी टॉप स्पीड मैक 4.5 से ज़्यादा की है। ये स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल रैमजेट मोटर के साथ आती है और हाईली मैन्यूवरेबल है और ये 4G तक की जो मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटीज़ है उनको होस्ट करती है। तो इसका जो एक्टिव रडार सीकर है और मिड कोर्स गाइडेंस है जो कि डेटा लिंक के थ्रू होता है, ये प्रिसाइज टारगेटिंग को अलाउ करता है और एजाइल फाइटर्स को भी ये टारगेट कर सकती है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यूँ तो इस मिसाइल को इंडियन प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखकर बनाया गया था, खासकर सुखोई 30 MKI और तेजस प्लेटफॉर्म, लेकिन ये जो मिराज 2000 के RDY-2 रडार है इनके साथ कंपैटिबल हो सकती है और इसके चलते ये जो मिसाइल है ये अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ भी की जा सकती है। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल कंपैटिबल तो है, इसके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स और कुछ इंटरफेस मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगे मिराज 2000 में। अगर वो कर लिए जाते हैं तो ये मिसाइल भारत के लिए पूरी तरीके से यूज़फुल हो सकती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी ये लेकर आती है। एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 1 की जो प्राइस है वो 2 से 3 करोड़ के बीच में है, तो वहीं मीका की बात करें तो मीका मिसाइल की रेंज 6 से 8 करोड़ और मीका NG की जो प्राइस रेंज है वो 10 से लेकर 12 करोड़ तक की है और भारत 45 मिराज 2000 को ऑपरेट करता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर भारत 4 से 6 मिसाइल भी इक्विप करता है अस्त्र मार्क 1, तो ये मीका की तुलना में भारत को ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और ये इंडिजिनस इकोसिस्टम का भी हिस्सा बन जाएगी, जहाँ पर भारत अपने मन मुताबिक इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ा भी सकता है। अस्त्र मार्क 1 की परफॉर्मेंस जो है मीका की तुलना में तकरीबन 30 से 40% तक ज़्यादा अच्छी है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अब इस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहती है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि हम कब तक इन आउटडेटेड जेट्स पर टिके रहेंगे, हमारे पास क्या दूसरे ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग MRFA का नाम लें, उससे पहले ही बता दूं कि लगभग अब वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। पहले ही यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने टाइफून को बाहर कर लिया है और अब धीरे धीरे आप देखते जाइए, अब यहाँ पर या तो एडिशनल फाइटर या फिर 5th जनरेशन फाइटर ही भारतीय वायुसेना में देखने को मिलेंगे। MRFA के चांसेस अब लगभग ना के बराबर हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। या तो फिर हम तेजस मार्क 2 में कोई ऐसा चमत्कारिक काम कर लें कि ये 2030 के पहले आ जाए, तब तो नहीं कहा जा सकता, वरना फिर हमारे पास एक मजबूरी होगी इन फाइटर्स को ऑपरेट करने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।